नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ और आप लोगों का मेरे चैनल मैथ मैजिक में स्वागत करता हूँ। और आज आप लोग देखेंगे कक्षा 10 का पाठ 1 चैप्टर 1 हम लोग क्लास 10 का सॉल्व करेंगे, जिसका पूरा फुल एनालिसिस करके और आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूँगा। तो आइए हम लोग अपने ज्ञान की कला को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। हमारा चैप्टर है रियल नंबर। हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर आपको क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर में बहुत सारी संख्याएं आपको पता होंगी, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या, ये सभी संख्याओं का समूह होता है रियल नंबर। तो उन रियल नंबरों में से पर्टिकुलर संख्याओं के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर का मेन थीम जो है, ये मेन आधारित किस पर है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक प्रकार का प्रमेय है। आपको पता होना चाहिए प्रमेय क्या होता क्या है। तो प्रमेय का देखिए क्या होता है। तो प्रमेय का यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका हम प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं? तो अन्य किसी कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं तो पहले से हम लोग को बताया क्या होता है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये क्या है? ये पहले से कथन आपको बता दिया गया है कि ऐसा होता है। अब यह सिद्ध किया गया है, यह ऐसा नहीं है, इसको सिद्ध किया गया है। अब इस पर हम अन्य प्रॉब्लम को, अन्य समस्याओं को हल करते हैं। जैसे आपको कोई भी दे देगा, जैसे 2x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप इस प्रमेय में रख के और हल करने जाएंगे। तो यही होता है प्रमेय का। तो प्रमेय का आपको समझ में आया होगा क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक विशेष प्रकार का प्रमेय का पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम आपको यहाँ पे बताएं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो हम बताएं आपको क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये होता है, अगर कोई संख्या a है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? b q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। b q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहां b क्या होगा? b भाजक होगा, b भाजक होगा, q क्या होगा? तो ये हो जाएगा भागफल, और r कहाँ क्या हो जाएगा? तो शेषफल हो जाएगा। r क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि जो r होता है वो क्या होता है? हमेशा b से छोटा होगा। जो r होगा, ये जो r है वो हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। b से क्या होगा? छोटा होता है। और 0 या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो यही आपका एक विशेष प्रकार का प्रमेय है, जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानेंगे। और इसी पर इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। एक चीज है प्रमेय का, आपको बताया गया है। दूसरा एक यहाँ पे शब्द सुनने को मिलेगा, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? तो यह क्या है? तो यह सुपरिभाषित चरणों का श्रृंखला होता है। सुपरिभाषित चरणों का क्या होता है? श्रृंखला होता है, जिसका प्रयोग हम विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए करते हैं। तो ये समझिए, सुपरिभाषित चरण। सुपरिभाषित चरण का मतलब कोई किया हुआ काम क्रम से, अगर उस क्रम से आप नहीं करते हैं तो वो आपका काम सफल नहीं होगा। जैसे आपको सिखाया गया है मल्टीप्लाई करना, आपको क्या सिखाया गया है? गुणा करना सिखाया गया है। तो आप जानते हैं कि 24 का 15 में गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 से 4 में गुणा करेंगे, फिर 5 से 2 में गुणा करेंगे, फिर 1 से 4 में करेंगे, फिर 2 से, फिर उन दोनों चरणों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस तरह से आपका गुणा का प्रोसेस जो है वो क्या होगा? कंप्लीट होता
नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा, आपका गुणा गलत हो जाएगा, आपका गुणा सही नहीं होगा। तो इसी जो अपनाया हुआ यही जो चरण है यही एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम हो जाएगा। ये भी क्या है, एल्गोरिदम है। तो इस तरह से आप एल्गोरिदम को समझ सकते हैं। एल्गोरिदम शब्द का सबसे पहले प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था। वह किसके नाम पर पड़ा था, तो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। क्या नाम था, अल-ख्वारिज़मी, जो फारसी थे। तो फारसी होने के नाते इनका नाम एक गणितज्ञ थे, इसलिए इनके नाम पर ये एल्गोरिथम शब्द का उत्पत्ति होता है। इनका एक और बड़ा योगदान है अलजेब्रा शब्द। अलजेब्रा जो शब्द है, अलजेब्रा, इन्होंने ही अलजेब्रा शब्द को दिया था, जिसका प्रयोग इन्होंने अपने एक किताब हिसाब उल जबर में किया है। अलजेब्रा शब्द का प्रयोग उन्होंने किस में किया है, तो हिसाब उल जबर नामक एक बुक में उन्होंने अलजेब्रा शब्द को नाम दिया हुआ है। तो इस तरह से हम समझ लिए हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये सब हम समझ चुके हैं। तो आगे हम अपने क्वेश्चन को या अपने चैप्टर पे चलते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आप समझ चुके हैं। यहाँ ए क्या है, तो कोई संख्या है जिसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, बी क्यू प्लस आर के रूप में, जहाँ आर क्या होगा, तो बी से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। चलो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, लेकिन प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आप बचपन में बहुत पढ़े होंगे एचसीएफ निकालना। तो इसके पहले हम एचसीएफ कैसे निकालते थे, इसके पहले हम 135 का फैक्टर करते हैं, 135 का फैक्टर करेंगे और 225 का फैक्टर करते हैं, और दोनों में जो कॉमन हमको मिलता है उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये आपका एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया। हमें किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं हम लोग पहले कैसे करते थे, उसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना आसान होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप करेंगे 5 से, 5 गुना 10, 3 बज गया, 5 सत्ते 35, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 से 1। इसी तरह से यहाँ करेंगे हम लोग 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 45, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ये अब कॉमन देखते हैं इसमें क्या है, तो 1 5 इसमें कॉमन है, 1 5 इसमें, तो 1 5 को ले लेंगे एचसीएफ के लिए, फिर यहाँ पे देखते हैं 3 कॉमन है, तो इसमें भी एक 3 कॉमन है, तो एक 3 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखा है एक और 3 कॉमन है, तो एक और 3 कॉमन ले लेंगे। क्या एक और 3 है, तो इसमें अब 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें है नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन, 5 3 15, 15 3 45, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मेथड है, इसको हम यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें मना भी किया गया है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही करना है। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम करेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहचान करेंगे। तो ये है आपका 225 ग्रेटर है किससे, 135 से, तो यहाँ पे हम इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए हमारा क्या आ जाएगा, 225 और 225 को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं, और हमारा मतलब ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका इधर, इससे मतलब हमको भाग देना है। तो ये आपका 125 को हम लिख सकते हैं 135 गुणे 1 प्लस कितना, क्योंकि एक बार नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भाग देंगे, यहाँ हम रफ में भाग करके देख लेंगे, रफ में क्या करेंगे, भाग देंगे। 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे, देखेंगे तो क्या आएगा, 135 घटाएंगे तो ये हो गया, और ये हो गया आपका 90।
तो यहाँ पे तो ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया एक, और ये भाजक है, और भागफल आपका एक है, और शेषफल आर क्या है, शेषफल है, तो शेषफल हमारा क्या है 90। पुनः क्या करते हैं, तो 90 से भाग करेंगे, पुनः क्या करेंगे 90 से हम 135 में भाग करेंगे, तो 90 से, क्योंकि इसके पहले हम लोग भाग विधि से ऐसे HCF भी निकालते हैं 90 में आप 135 से भाग करेंगे, तो 135 से भाग करेंगे तो ये भी 1 बार में ही जाएगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 4। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 135 को क्या लिख सकते हैं 135 को 90 मतलब 90 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या है आपका 45। ठीक, इस तरह से आपका ये हो गया, और फिर 45 से हम क्या करेंगे 90 में भाग करेंगे, तो 45 से 90 में भाग करेंगे तो 45 गुना 90, ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा आपका 0, यहाँ पे क्या आएगा शेषफल 0। तो अब देखिए 90 को हम लिख सकते हैं 45 गुणे 2 प्लस शेषफल आपका क्या है 0 है। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर HCF निकालते हैं तो हमारा HCF क्या होता है, तो हमारा HCF क्या हो जाता है आपका B का मान, B का जैसे अगर A बराबर B Q प्लस R के रूप में अगर हम लिखे हैं तो B का वह मान, B का वह मान जिसके लिए R बराबर क्या हो 0, जिसके लिए R बराबर क्या हो 0, तो B का वह मान जिसके लिए R बराबर 0 वही B HCF क्या हो जाता है, वही HCF आपका B होता है, वही HCF आपका क्या होता है B। तो यहाँ पे हमारा इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा B क्या है, B कौन 45 है, इसी 45 हमने डिवाइड किया है तो R क्या आया 0 आया, तो यही आपका HCF हो जाएगा। HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 45। तो जब भी हम इस वाले रूल को प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा A बराबर B प्लस Q प्लस R के रूप का जब हम देखेंगे तो उसमें B का वह मान हमको देखना होता है जब R क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस स्थिति में B का मान हमारा HCF होता है, उस स्थिति में B का मान क्या हो जाता है हमारा HCF हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर ले जाएंगे। इसी तरह से आपका है 196 और 38,225। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप क्या कर ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे। ठीक इसी तरह से पहले क्या करेंगे, रफ में ऐसे भाग देंगे, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट हम कर पा रहे हैं तो रफ में क्या करेंगे ऐसे भाग देंगे और इस रूप में लिख लेंगे। ये क्या है, तो ये आपका भाजक है, ये वाला क्या है भाज्य है, ये आपका क्या है भाज्य है, मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और ये आपका क्या है भाजक है, ये आपका क्या है भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, और ये आपका क्या है एक, ये आपका भागफल है, भागफल है, और ये आपका क्या है 90 शेषफल है, शेषफल। तो हम जब यहाँ पे भाग देंगे तो जो हमको भाजक मिलेगा भाजक के स्थान पे रखेंगे, जो आपका भागफल होगा भागफल के स्थान पे रखेंगे, और शेषफल को शेषफल के मतलब इस फॉर्म में लिखते जाएंगे। और जब हमारा b का मान 0 आ जाएगा तो वही r का मान 0 आ जाएगा तो वही b का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इस तरह से आप हल कर ले जाएंगे। तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। ठीक, तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ऐसा आपको दिखाना है। तो क्या हम इसको इस रूप में सिद्ध कर पाएंगे? तो इस रूप में सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी किसी प्रकार का प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको हल कर पाएंगे। तो इसको हल करने के लिए हम इसी विभाजन प्रमेय का को हल करेंगे जिसका नाम है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आइए हम इससे कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लें कि माना कोई संख्या a है, माना कोई संख्या a है जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, bq + r के रूप का लिख सकते हैं। तो वह संख्या क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। लेकिन हमारे पास वह उसका रूप दिया हुआ है, उसका रूप दिया हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो भाजक है वो क्या है 6 है।
जो भाजक यहाँ पे क्या है 6 है, इसमें भी क्या है 6 है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, यहाँ भी हम वह संख्या को हम मानेंगे 1, लेकिन उसका भाजक हम क्या लेंगे 6, उसका भाजक हम क्या ले लेंगे 6, ठीक। और आपका भागफल वैसे क्यों रहेगा। और शेषफल, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक b जो r होता था, इसके पहले हमने यहाँ पर r बताया है, r क्या होगा तो लेस देन हमेशा क्या होगा b से, यानी 6 से क्या होगा कम होगा, और अधिक होगा या बराबर होगा किसके 0 के, ठीक। तो यहाँ पे हम r की जगह पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम r की जगह पे क्या ले सकते हैं 6 से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यही आपके r के संभव मान हो सकते हैं, यही तो पॉसिबल है, इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता ऐसे इसका। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम r बराबर जब 0 लेते हैं, r बराबर जब 0 लेंगे तब हमारा a क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो r बराबर 0 ले लेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, ये 6q प्लस 0, अर्थात a बराबर क्या होगा 6q, अर्थात a बराबर क्या होगा 6q। अब चलते हैं r बराबर हम 1 लेते हैं, r बराबर हम क्या ले लेते हैं 1, तो r बराबर 1 लेने पर r बराबर 1 लेने पे क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, ये भी आपका होगा, ठीक, ये हो गया आपका। इसी तरह से r बराबर 2 ले लेते हैं, r बराबर क्या ले लेते हैं 2, यहाँ पे r बराबर क्या ले लेते हैं 2, r बराबर 2 ले लेते हैं, r बराबर 2 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा a जो हमारा संख्या वो क्या हो सकता है 6q प्लस 2 के रूप का होगा ये। अब यहाँ पे जरा देखिए क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, ये हो गया, वो संख्या क्या हो सकता है, यह हो सकता है, ठीक। इसी तरह से r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर क्या हो जाएगा a 6q प्लस 3 होगा, हो जाएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं, तो देखते हैं क्या है 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या है 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 के रूप का हो जा रहा है। इसी तरह से r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4, r बराबर 4 लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, तो यहाँ पे भी कॉमन है कुछ, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो ये ले लेंगे आप तो 3q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा, होगा, यहाँ पे देख लीजिए। अब r बराबर हम 5 ले लेंगे, r बराबर क्या करेंगे 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर तो क्या आ जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा 2, a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब आइए इन सब में कुछ क्वालिटी हम देखते हैं, इन सब में हम क्या देखते हैं, कोई ना कोई क्वालिटी देखते हैं। तो चलिए पहला जो है, पहला जो a का वैल्यू आया है, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा, और ये आपका पांचवा है, और ये आपका छठा है। 6 कंडीशन बन रहे हैं, इन 6 कंडीशन को जरा सा हम फोकस करें तो क्या हमको देखने को मिल रहा है, क्या a का जो पॉसिबल वैल्यू है, a का जो संभव मान वो क्या है 6 इंटू क्यू है, मतलब जो भी a का मान होगा जब शेषफल 0 रखेंगे तो a का जो मान आएगा वो क्या है 6 का मल्टीपल आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा। तो क्या ऐसा कोई मान है क्या जो 6 का मल्टीपल हो और वह विषम हो, वह क्या विषम, क्योंकि हमको यहाँ पे विषम पर ही फोकस करना है। तो 6 का ऐसा कोई भी गुणज बताइए, यानी 6 के टेबल का या 6 के पहाड़े का कोई भी ऐसा मान बताइए जो 6 के टेबल में भी आया और विषम हो। तो देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, तो जितने भी संख्याएं आएंगे 6 के मल्टीपल वो हमेशा क्या होंगे सम होंगे, वो हमेशा क्या होंगे सम होंगे, वो हमेशा क्या होंगे सम होंगे। तो ये आपका सम हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जरा देखते हैं, ये भी दूसरा, अगर हम r का वैल्यू 1 लेते हैं, r का मान 1 लेते हैं तो क्या होगा, वह संख्या होगी 6q प्लस 1 के रूप का होगा।
तो यहाँ पे भी हमने देखा 6q क्या है, एक सम संख्या। 6q क्या है, एक सम संख्या है। और जब एक सम संख्या में एक हम जोड़ देते हैं, जब किसी संख्या में, किसी सम संख्या में एक जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। जैसे 2 सम है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 10 सम है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम किसी सम संख्या में एक जोड़ते जाते हैं तो वो क्या होता है, विषम होता है। तो अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि जो ए का यह वाला वैल्यू है यह क्या होगा, विषम होगा। यह क्या होगा, विषम होगा, विषम होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे जरा देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या मिलता है हमको। यहाँ पे जरा देखिए, ये आपका क्या है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू हम देख रहे हैं जो भी है, ए का वैल्यू जो भी है वह क्या है, 2 का गुणा है। वह क्या है, 2 का गुणा। यहाँ देखिए 2 गुणे ए, 2 गुणे ए। तो कोई भी वैल्यू जो 2 के गुणज का, यानी कि 2 के टेबल का हो या जिसमें 2 का गुणा किया गया हो, वह संख्या क्या विषम हो सकता है। जैसे 2 के जितने भी आप पहाड़ा पढ़ने जाए या 2 से जितने का भी मल्टीपल करेंगे, वो जो भी संख्या आएंगी वो भी क्या आएंगी, आपकी सम संख्या आएंगी। क्या आएंगी, सम संख्या आएंगी। तो ये एक सम हो गया और ये सम हो गया। अब देखते हैं इसमें, तो यह देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका ए की वैल्यू है ना, ये क्या है, ए की वैल्यू है। और ये ए की वैल्यू क्या है, 6q + 3 के रूप का है। क्या है, 6q + 3 के रूप का है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि 6q क्या है, सम है। 6q क्या है, सम है। जब एक सम संख्या में एक विषम संख्या अर्थात 3 हम जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या क्या होती है, विषम होती है। प्राप्त संख्या में क्या होती है, विषम। तो यहाँ पे ये 6q सम और इसमें 3 जोड़ दिए तो ये क्या होता है, विषम होता है। यानी ये वाला रूप, जब हम r का वैल्यू 3 लिए हैं तो ये वाला रूप क्या आएगा, विषम आएगा। ये वाला रूप क्या आएगा, विषम होगा। ये वाला रूप क्या होगा, विषम होगा। इसी तरह से ये वाला रूप देखिए, ये वाला रूप भी आपका क्या है, ये वाला भी रूप क्या है, 2 का मल्टीपल है। ये वाला रूप भी क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी। तो जिस तरह से यह सम संख्या था इसी तरह से ये भी सम संख्या हो जाएगा। ये भी क्या है, सम। यहाँ पे देखिए, तो इस वाले कंडीशन में जब r का वैल्यू 5 लेते हैं, r का वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6q सम है। इसमें जब एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो जरा देखिए विषम वाला कौन कौन आ रहा है, तो एक विषम ये वाला है, एक विषम आपका ये वाला है और एक विषम आपका ये वाला है। तो जितने भी विषम वाले आए हैं उनको एक पास लिखें तो क्या हमको मिलता है, a बराबर एक आपका हो जाएगा 6q + 1, 6q + 1। एक आ जाएगा आपका a बराबर 6q + 3 और एक वैल्यू आपका आ जाता है a बराबर 6q + 5। यही आपको प्रूव करना था। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि दर्शाइए कि किसी भी हम धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रूव कर दिया कि जितने भी इस तरह के लिखे जाएंगे वो सब क्या आएंगे, विषम आएंगे। चाहे यह हो गया, चाहे यह हो गया, चाहे यह हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6q के रूप में आ जाएगा, 6q + 2 के रूप का आ जाएगा या 6q + 4 के रूप का आ जाएगा। और ये क्या होंगे, सम होंगे। तो हमको सम संख्या नहीं देखना था, हमें क्या देखना था, विषम। यही अगर ये कन्वर्ट कर देता कि बताइए कि इस तरह से लिखा जाए तो 6q या 6q + 2 या 6q + 4, 6q + 4 के रूप का लिखा हुआ क्या होता है, सम होता है। तो आप वहां से सम दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का उलट पलट करने का तरीका है, वो अलग करें तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मतलब इस रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो हमेशा और हमेशा क्या होगी, सम होगी। और इस रूप का अगर लिखी है तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, विषम होगी। इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आया होगा। फिर आगे हम अपना अगला प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना तीसरा प्रश्न हल करके देखते हैं क्या दिया हमारा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। मतलब एक सेना का एक ग्रुप है जिसमें कितने सैनिक हैं, तो 616, ठीक, को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब एक ग्रुप हो गया 616 सैनिकों का और दूसरा ग्रुप क्या है, तो 32 सैनिकों का ग्रुप है। और इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में परेड करना है। तो बताइए अधिकतम स्तंभ की संख्या क्या हो सकती है। बताइए अधिकतम स्तंभ, स्तंभ मतलब लाइन, जो लाइन लगाते हैं सैनिक वाले, वो लाइन मतलब कितनी लाइन वो लगा लें कि ये 32 सदस्य वाले भी सभी लाइन में बराबर बराबर हो जाए और ये 616 वाले भी सभी लाइन में बराबर बराबर की संख्या में रहें। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो
इससे क्या साबित होता है कि मतलब हमको ऐसे कतार लगवाना है, ऐसे लाइन लगवानी है जिसमें क्या हो, ये 32 वाले भी आ जाए और 616 वाले भी आ जाए। मतलब आप इससे निष्कर्ष क्या निकालना है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें इतने लाइन वाली संख्या चाहिए, मतलब इतने लाइन हम लगाएं कि जो इस संख्या को भी विभाजित कर दे और इस संख्या को भी क्या कर दे, विभाजित कर दे। ऐसा नहीं, मतलब हमें ये लाइन एक, ये लाइन एक, ये लाइन एक, ऐसे कितने लाइन लगाएं कि वो वाली लाइन, वो लाइन की संख्या इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे। अर्थात हमको एक ऐसी संख्या चाहिए, एक बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित। वैसे तो एक संख्या है दो से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, चार है, चार से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा, लेकिन हमको इसी में बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमको कैसे निकलेगी? तो इसका हम HCF निकालेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा वो फैक्टर होगा जो बड़ा होगा और इसमें कॉमन होगा, मतलब इसको और इसको दोनों को क्या करता रहेगा, विभाजित करेगा। तो आइए हम इसका और इसका क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो अभी हम आप लोग पहला क्वेश्चन देखे ही है, HCF ज्ञात करना। कैसे HCF ज्ञात किया जाता है इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आइए इसी को हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा A और ये आपका क्या हो जाएगा B। मतलब इस वाले रूप से अगर हम देखें A बराबर B क्यूब प्लस R से, तो ये आपका क्या हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका B। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A बराबर देखिए 616 बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणे, अब Q की जगह पे क्या होगा, तो आइए हम लोग इधर भाग करके देख लेंगे कितने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, इससे 32 में कितने बार में गया है, 19 बार में, 19 बार में, यानी कि Q का हो गया। और शेषफल क्या बचा है, शेषफल क्या बचा है बताइए, 19 बार में ले जाने में शेषफल बचा 8, शेषफल क्या बचा है 8, शेषफल क्या बचा है 8। अब दूसरी बार में हमारा A क्या हो जाएगा 32, दूसरी बार में A हमारा क्या हो जाएगा 32 और B क्या हो जाएगा 8, B क्या हो जाएगा 8 और कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा, तो 0, शेषफल क्या बचेगा 0। तो अभी हम इसके पहले वाले प्रश्न में बताए थे कि B का वह मान जिसके लिए R क्या हो, जिसके लिए R क्या हो 0 हो, जिसके लिए R क्या हो 0 हो, तो वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय में B का वह मान जिसके लिए R का मान 0 हो, तो वही B आपका क्या हो जाता है HCF हो जाता है, वही B आपका क्या हो जाता है HCF हो जाता है। HCF आपका क्या हो, तो यही मतलब कि सैनिकों को कितने लाइन में खड़ा किया जाए, तो 8 लाइन में खड़ा किया जाए, तो ये भी और ये भी, इन दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर बराबर दोनों में आ जाएगी। ठीक, तो ये आपका तीसरा प्रश्न हल होता है। आगे हम लोग चौथा। आइए दोस्तों हम लोग अपने प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कोई भी संख्या हो धनात्मक, तो उसका वर्ग करने पर वो किसी संख्या m ले जाए, m गुणज ले जाए, तो उसको 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा हमको कोई संख्या बताना है कि जिसका वर्ग करें तो क्या वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है, किसी भी संख्या के लिए। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमारा वह संख्या क्या है, a है। मान लें वह संख्या a है, तो इस a को हम क्या लिख सकते हैं 3q + r के रूप का लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या 3 का मल्टीपल है, वो संख्या क्या है 3 का मल्टीपल है। तो इसलिए हम 3b के जगह पे क्या लेते हैं 3 ले लेते हैं और ये r हो गया। अब यहाँ पे r का मान बताइए, r क्या हो सकता है, तो r हमेशा क्या होगा लेस देन 3 होगा और ग्रेटर या इक्वल होगा किसके 0 के। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर एक आपका हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, यही होगा, बस यही होगा r का वैल्यू, पॉसिबल मान तो यही होगा। तो चलिए अब इसी पर हम हल करते हैं। जब r बराबर 1 लेते हैं, जब r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर 0 से, r बराबर 0 से, तो क्या आएगा हमारा a बराबर 3q + 0, यही होगा। अब क्या है इसका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे।
दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका क्या 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ जो 3q है इसको हम मान लेते हैं कोई संख्या यम, मतलब इसका जब हम गुणा करेंगे इसका जो भाग करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, वह यम मान लेते हैं। वो क्या मान लेते हैं यम, वो क्या मान लेते हैं यम। तो ये क्या हो जाएगा जो a का स्क्वायर है वो क्या होगा 3, इसका मान लेते हैं यम, तो ये क्या होगा a का वर्ग क्या होगा 3a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m। ठीक, ये समझ में आया। इसी तरह से r बराबर 1 लेने का, r बराबर 1 इधर ले लेते हैं, r बराबर 1 लेने का, r बराबर 1 लेने का, r बराबर 1 लेने का। r बराबर जब 1 लेंगे तो क्या होगा देखिए वही हो जाएगा आपका a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 होगा। अब इसको वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब इसका हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर प्लस 2 और ये दोनों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है। तो 2ab तो 2 की जगह 2 इंटू 3 मतलब 2a का मान आपका क्या है 3q प्लस 3q इंटू 1 देखिए 2ab के रूप का हो गया। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या आएगा ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3 गुना 6 और 1 तो 6 का 6q प्लस ये वाला 1 यहाँ पर है। अब जरा ये इसमें और इसमें देख रहे हैं क्या है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इसको रहने दें। यहाँ भी ये देखिए ये 3 का मल्टीपल है, ये क्या है 3 का मल्टीपल है। जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्या था 3q स्क्वायर था, यहाँ पे हमने यम मान लिया तो यहाँ भी एक कोई संख्या यम आएगी तो इसको भी हम क्या ले लेंगे यम, यानी कि इतना का मान क्या हो गया यम के बराबर है, तो ये हो गया 3m प्लस 1। यानी कि दूसरी संख्या में क्या होगा जब r का मान 1 लेंगे तो दूसरी संख्या में क्या मिलेगी 3m प्लस 1 मिलेगा। इसी तरह से अब आइए इधर r बराबर 2 ले लेंगे, r बराबर 2 ले लेंगे, r बराबर 2 ले लेंगे। तो r बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए a बराबर यहाँ से 3q प्लस r का मान 2। अब फिर दोनों तरफ वर्क करने पर ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 गुना 6 गुना 12q हो जाएगा। ठीक a स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे देखिए यहाँ पे और इसमें कुछ कॉमन है 3 का 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाइए आप क्या लेगा 9q स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आइए प्लस 1 पहले से है ये रहेगा। अब फिर से यहाँ पे 3 के मल्टीपल पे m मान लेंगे, ये हो जाएगा 3m प्लस 1, ये आपका a स्क्वायर। तो एक यहाँ पे a स्क्वायर आया, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। क्या इस a स्क्वायर का a और ये a स्क्वायर और ये स्क्वायर इन तीनों का गुण इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है 3m और 3m प्लस 1 देखिए 3m प्लस 1 3m प्लस 1, यानी कि अगर हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं तो उसका वर्ग करेंगे तो इसके रूप का आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आशा करते हैं आप वीडियो को रोक के और बढ़िया से समझ के और फिर अपना नोट बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है।
कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी इससे पहले हमने देखा था वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके प्रूव किया था। यहाँ पे क्या दे दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे ये करना संभव है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, a है, मान लें वह कोई संख्या a है, ठीक। और तो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, b के जगह पे क्या ले 9 ले लेते हैं, b के जगह पे क्या लेते हैं 9 9³ + r 9³ + r के रूप का। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 9 होगी, लेस देन क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, और ग्रेटर देन 0 या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा शेषफल क्या होगा, मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 ऐसे 8 तक, कितना 8 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा। तो इसको अप्रूव करने के लिए हमको 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 8 स्टेप अपनाएंगे, एक बार r की वैल्यू 0, एक बार r की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे 8 तक हमको करना पड़ेगा। तो ये विधि काफी लंबा हो जाता है, ये विधि क्या हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है। तो हम कुछ इसमें उलटफेर करेंगे ताकि हम इसको क्या कर सकें, छोटा कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना कुछ किए तो आसानी होता नहीं है, तो आसान बनाने के लिए हमें उसमें कुछ उलटफेर करना पड़ता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये बताइए, अगर यह संख्या a 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से विभाजित हो रही है, तो क्या वो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर 3 से 18 विभाजित है तो यह 9 से भी विभाजित होगा, 9 से भी क्या होगा विभाजित होगा। अगर 3 से 54 विभाजित है तो यह 9 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी संख्याएं 3 से विभाजित है वो 9 से विभाजित होगी, जो 9 से विभाजित होगा 3 से भी विभाजित होगा। तो हम इतना लंबा क्यों लेके जाए, जब हमारा 3 से ही काम चल जाए तो हम 8 तक क्यों जाए। तो इसलिए हम इस a को और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस a को हम लिख सकते हैं a = 3³ + r के रूप का लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा r का 0 1 2, ठीक। तो आइए इस तरीके से हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम r = 0 ले लेंगे, r = 0 ले लेंगे, r = 0 से क्या हो जाएगा, r = 0 लेंगे तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 3³ + 0, अर्थात a = 3³। अब क्या है, घन करने में, क्या कह रहे हैं, घन करना है। तो इसका तो मतलब क्या करेंगे, घन करेंगे। तो घन करने के लिए क्या हो जाएगा, a³ = 3 × 3 = 27, क्या हो जाएगा 27³ 27³ का क्यूब, ठीक, 27³ का घन। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 9m के रूप का लाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं a³ जो है इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3³ का घन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस 9 के मल्टीपल को हम क्या ले लेंगे, यम ले लेंगे, मान लेते हैं यह जो भी गुणा करने पाएगा वो यम आ गया, ये हो गया आपका 9 × यम, यानी a³ क्या आ गया, पहला जब a = 0 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी 9m के रूप का आएगा। इसी तरह से अगर हम r = 1 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 3³ + 1। अब यहाँ पे क्यूब करना है, क्या करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 3³ + 1। अब इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको a + b का होल क्यूब का पता है, जैसे x + y के होल क्यूब की बात करें तो क्या होता है, होल क्यूब की बात करते तो क्या होता है, x³ क्या हो जाएगा, x³ + y³ + y³ + 3x² y + 3xy² होता है। ये आपका होता है नहीं होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रमेय का है, ये भी एक प्रकार क्या है, प्रमेय का ही है। तो इसी प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3³ x की जगह पे क्या है 3³ और y की जगह पे क्या है 1, ठीक। तो इसी
में इस तरह से विस्तार करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो क्या आएगा 3 3 के 9 27, क्योंकि एक x क्यूब है तो यहाँ पे 3, तो 3 3 के 9 27 क्यूब का घन प्लस 1 का घन, प्लस 1 का घन 1 ही होगा, प्लस 3 x स्क्वायर प्लस y, तो x की जगह 3 है, 3 क्यूब है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x की जगह पे क्या है 3 क्यूब प्लस y की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आइए इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब का क्यूब प्लस ये आपका 1 को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, ये आप लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या 27 क्यूब स्क्वायर, आइए 3 3 के 9 क्यूब प्लस ये होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या काम निकलता है, यहाँ भी तीनों में क्या है 9 है, 9 काम लगेंगे, 9 काम लगेंगे तो ये हो जाएगा 3 27 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब में से 9 का 9 हो गया तो यहाँ पे केवल क्यूब बच गया और प्लस 1। ठीक, ये समझ में आया। अब यहाँ पे फिर से देखिए ये 9 का मल्टीपल है, क्या है ये सब क्या है 9 का मल्टीपल है, तो इन सबको हम यम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू यम प्लस 1, यानी कि जब a r बराबर 1 लेंगे तो a क्यूब जो आएगा हमारा वो किस रूप का होगा 9m प्लस 1 के रूप का होगा। इसी तरह से हम क्या ले लेते हैं r बराबर 2 ले लेंगे, r बराबर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, r बराबर 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा a क्यूब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा तो देखिए 3 क्यूब प्लस 1 यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 क्यूब प्लस 2 अब फिर से दोनों तरफ घन करने का तो a क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का घन, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी अभी भी x की जगह पे क्या है 3 क्यूब है, लेकिन y की जगह पे क्या हो गया है 2 हो गया, यहाँ पे y की जगह पे क्या था 1 था, यहाँ पे y की जगह पे क्या हो गया 2 हो गया, विस्तार यही रहेगा, विस्तार कर देते हैं, विस्तार कर देगा 3 3 के 9। अब यहाँ देखिए ये और ये एक पास कर देते हैं 27 क्यूब का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8 अब यहाँ पे काम मिलेगा, यहाँ देखिए इसमें सब में 9 है, 9 काम मिलेगा, 29 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 छक्के 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 क्यूब प्लस 8 ये हो गया, ये भी क्या है a क्यूब। अब यहाँ देखिए ये सब क्या है 9 के मल्टीपल है, ये क्या है सब 9 के मल्टीपल है, ये सब क्या है 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे यम ले लेंगे, तो 9m प्लस 8 यानी कि ये a क्यूब बराबर क्या है 9m प्लस 8। तो क्या हमने देखा कि जब हम इस वाले फॉर्म को, इस वाले रूप को अगर हम हल कर रहे हैं और घन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है अंत में 9m प्लस 9m मिल रहा है, या 9m प्लस 1 के रूप का मिल रहा है, या 9m प्लस 8 के रूप का ही मिल रहा है, जो कि यही हमको क्या करना था प्रूव करना था कि आप किसी भी संख्या का जब आप घन करेंगे तो क्या वह इसी रूप का होगा, हाँ बिल्कुल होगा, जब हम हल करेंगे तो इसी रूप का आएगा। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन भी हल होता है। वीडियो को पॉज करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, फिर इसका नोट बनाएंगे और आगे ऐसे हल करेंगे। आइए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला लेसन है इसी चैप्टर का अगला, ये हम लोग पढ़ रहे थे 1.1 और ये हो गया आपका 1.2। दोस्तों इसी के साथ आपका अगला लेसन है 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब कि यहाँ पे जो भी ये संख्याएं लिखी गई है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राप्त गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये बहुत मामूली सा है, ये आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे यही होता है 2 से 2 सत्ते 0, 2 से 35, 2 से जाएगा नहीं, अब क्या करेंगे 5 से, क्या करेंगे 5 से 7 बार, फिर 7 से कैंसिल। अब इसके गुणनखंड
यानी कि 140 के गुणनखंड क्या क्या है 2, और 2 में कितने 2 तो 2, उसके बाद गुणे 5 गुणे 7। तो समझ में ऐसे इसको हम कर दे जाएंगे। ये आपका हो गया 140 का। ऐसे आप 1156 को कर सकते हैं। 11 5 6 है, इसको हम कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे भी 2 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 2 5 10 1 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4 2 8 16, एक बचेगा 2 9 18, फिर ये किससे जाएगा 9 2 11 11 और 8 17 से सभी। तो ये होगा। अब इसका हमको लिखना हो 1156 का, तो ये हो जाएगा आपका 2 पे घात 2 क्योंकि 2 है, और ये हो गया पूरे 17 का घात 2, 17 का घात 2, ये होगा। इस तरह से आप इन सब का कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, इसको आप आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक, इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। दिया हुआ है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कुछ पूर्णांक आपको दिए गए हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच करना है। क्या जांच करना है कि उन दोनों जो संख्याएं जो पूर्णांक दिया गया है उन दोनों का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है क्या, ऐसा हमको जांच करना है। तो चलिए पहले तो हमको दी गई संख्याओं दी गई पूर्णांकों का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने का कोई अलग बहुत मेंशन नहीं है कि इसी विधि से निकालिए, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 26 और 91 का, 26 और 91 का क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड कर दिए, 13 से 13 गुना 26 13 7 91, और कोई कॉमन है नहीं, और इसमें और कोई ऐसी कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ हो गया आपका 13। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। तो एलसीएम हो जाएगा जो एचसीएफ वो तो ही है, जो कॉमन है उनका गुणनफल, तो एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम हो गया 13 तो रहेगा ही, और जो कॉमन नहीं मिला है उनको भी गुणा कर लीजिए 2 और 7, ये हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए क्या आ जाएगा 13 गुना 26 26 सत्ते क्या हो जाएगा 26 सत्ते, गुणा कर दीजिए क्या होगा एलसीएम देख लीजिए आपका 182 हो गया। एलसीएम क्या हो गया 13। अब इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है, यह हमको चेक करना है। तो देख लेते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 26 गुणे 91, इन दोनों को हल करते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या है 182 गुणे 13 और यहाँ पर आपका क्या है 26 गुणे 91। तो इसका दोनों का गुणा करके हम देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इसका भी गुणा कर देंगे 23 66 हो जाएगा। तो यानी कि यह हमारा सिद्ध होता है कि दो संख्या का गुणनफल और एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सिद्ध होता है। इसी तरह से आप इसको भी कर ले जाएंगे, इसका एलसीएम इसका एचसीएफ निकालेंगे और इन दोनों को गुणा करके देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि अभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से, यहाँ पे विधि का मेंशन किया है, अन्य क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा था कि आप इस विधि से करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक विधि का मेंशन किया हुआ है, चर्चा कर रहा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इसका निकालना है। तो आइए कुछ नहीं है, इन सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मतलब हमको यह सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय है। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। ठीक, √5 का तो क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो हम इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या इसको मान लेंगे कि कर्ण 5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां a और b क्या है, तो 100 अभाज्य है।
अभाज्य, ए और बी क्या होना चाहिए, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब समझते हैं, सह अभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन न हो, केवल उन दोनों के बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब वो दोनों केवल एक से विभाजित हो और किसी से विभाजित न हो। यानी कि ए और बी ये कटेंगे तो केवल एक से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। ठीक, एक ही किसी से कॉमन संख्या से नहीं कटेंगे, ये होता है सह अभाज्य। ठीक, और एक कंडीशन और है, बी नॉट इक्वल टू 0, बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कर ले जाते हैं। तो अब देखिए, जब यह परिमेय है, √5 क्या है, परिमेय है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस रूप का लिखा जा सकता है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू √5, b इंटू √5 लिखा जा सकता है। ये आगे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू बी, 5 इंटू क्या हो जाएगा b, ये b है 6 ना समझिएगा, b a स्क्वायर क्या हो गया 5b के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब यह है कि यह a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का जो भी मान है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, यानी कि ये a स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। तो a स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, a भी तो 5 से विभाजित होगा। जब a स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो a भी 5 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब कि ये देखिए इस 5 को इधर ले आएंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे, ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर अपान 5, यानी कि a स्क्वायर को 5 से भाग देने पर क्या आ रहा है, b आ रहा है। इसका मतलब यही है कि 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को काट दे रहा है, 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को काट दे रहा है, तभी तो b आपको मिल रहा है। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है। a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। तो जब a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा, a भी विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए अगर 10 5 से विभाजित है, 10 को हम 5 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 2 बार में। तो क्या 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 भी नहीं कट जाएगा। देखिए 100 भी क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 100 भी क्या हो जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, इसका 625। देखिए 625 अगर 25 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, देखिए तो 25 भी 5 से विभाजित है कि नहीं। तो यानी किसी भी संख्या का वर्ग अगर उससे विभाजित है, वह संख्या भी क्या होगी, उससे विभाजित होगी। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट को समझते चलिए। तो जब a 5 से विभाजित है तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू यम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a क्या है, 5 से विभाजित है, यानी 5 का मल्टीपल, यानी क्या है, 5 का मल्टीपल है। और वो मल्टीपल कितने बार में है, यम बार में, मतलब 5 का टेबल यम बार पढ़ रहा है तो a आ रहा है। जब a 5 से विभाजित है, इसका मतलब कि 5 का हम टेबल यम बार पढ़ रहे हैं तो a आ रहा है। तो हम a को हम लिख सकते हैं 5 इंटू यम लिख सकते हैं। तो चलिए इसी यम का मान हम यहाँ पर रख दें, इसी a का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे a का मान इसमें रखने का, a का मान यहाँ पे रखेंगे, आप देखिए a बराबर 5 यम का मान a स्क्वायर बराबर 5 में रखने पर तो इस a का मान 5 यम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर क्या है, 5 यम का स्क्वायर बराबर 5b। अब इसका क्या आएगा 25, इसका आ जाएगा 25 m स्क्वायर बराबर b, 5b क्या है, 5b। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस 5 को इधर भाग कर दें, यहाँ पे इस 5 से भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर बराबर
बी स्क्वायर बराबर क्या है बी है। तो यहाँ बी भी क्या दिख रहा है आपको 5 का मल्टीपल दिख रहा है, बी भी क्या है 5 का मल्टीपल है, बी भी क्या है 5 का मल्टीपल हो जा रहा है। तो यहाँ से हमको एक निष्कर्ष निकालना है कि यह बी भी 5 का मल्टीपल है और ए भी 5 का मल्टीपल है, बी भी 5 का मल्टीपल है और ए भी 5 का मल्टीपल है। और यहाँ पे हमने क्या मान रखा है कि ए और बी क्या है सह अभाज्य है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये केवल और केवल एक से कटेंगे और किसी से नहीं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे बी 5 से कट रहा है, यहाँ बी 5 से कट रहा है, अर्थात हो क्या रहा है, ये हमारे कल्पना जो हमने कल्पना किया था कि कड़ी में 5 क्या है परिमेय है, उसका यह क्या है विरोध कर रहा है। हमने माना था ये कड़ी में 5 क्या है परिमेय है, और परिमेय है तो इसको ए अपन बी के रूप में लिख सकते हैं, और ए अपन बी क्या है असह अभाज्य। लेकिन हम हल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है असह अभाज्य नहीं हो रहा है, ये तो भाज्य मिल जा रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं भाज्य हो जा रहे हैं ए और बी। इसलिए हम लिखेंगे कि हमारे कल्पना का विरोधाभास है कि जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः करड़ी में 5 क्या है अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय मानने में ये परिमेय सिद्ध नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है अपरिमेय है। परिमेय मानने में क्या हो रहा है, परिमेय मान के हल कर रहे हैं तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। तो इस कारण हम जो मान लिए थे कि अपरिमेय है, यही हमारा मानना ही सबसे बड़ी गलती था। यह कल्पना हमारा क्या है गलत है। करड़ी में 5 भैया अपरिमेय है और अपरिमेय रहेगा, ये परिमेय नहीं हो सकता है, उसको मान लेने से थोड़ी बहुत सिद्ध हो जाएगा। तो हम मान के कर रहे हैं नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या है अपरिमेय। इस तरह से आप करड़ी में 3 करड़ी में 2 का भी आप हल कर ले जाएंगे। ठीक प्रोसेस यही रहेगा, लैंग्वेज भी यही रहेगा, इसी तरह से आप कर ले जाएंगे। आशा करते हैं अच्छी तरह से इसको भी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या। आइए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 अपरिमेय यह सिद्ध करना है। तो इसमें भी वही चीजें हैं, कैसे हल करते हैं तो मान लेंगे। चलिए देखते हैं 3 प्लस करड़ी में 5 मान लेते हैं, माना 3 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय है। जब यह परिमेय है तो क्या होगा, इसको ए अपन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए 3 प्लस √5 बराबर ए अपन बी। यहाँ भी ए अपन बी क्या है तो असह अभाज्य है, सहअभाज्य है। कौन ए और बी, ए और बी क्या है असहअभाज्य है, और बी क्या है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या होगा यहाँ भी हम देखते हैं, चूंकि यह ए और बी क्या है असहअभाज्य है, ठीक ना, और यह क्या है परिमेय है, तो ये आपका हो जाएगा √5। इस 3 को इधर ले जाएंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए अपान बी -3। और ये ए अपान बी क्या है एक परिमेय है, और 3 भी क्या है परिमेय है। तो जब एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आने वाला संख्या में क्या होता है एक परिमेय संख्या ही होता है। ये क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। तो चलिए इससे ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये एक क्या परिमेय होगा। तो नया ये भी हल करने में कोई ना कोई परिमेय आएगा, उस परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं P अपान Q लिख सकते हैं। इसको हल करने पे कोई ना कोई नया परिमेय आएगा, उसको हम मान लेते हैं P अपान Q के रूप का आएगा। और यह भी आपका ये क्या है परिमेय है, यह भी क्या है परिमेय है। और √5 इसके बराबर, यानी कि √5 क्या है P अपान Q के बराबर आ रहा है, जो कि अभी जस्ट इसके पहले हमने प्रूव किया कि यह एक अपरिमेय, यह क्या है एक अपरिमेय और यह क्या है परिमेय। तो क्या एक अपरिमेय संख्या
किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम कहें कि यह एक गाय है और यह एक भैंस है, तो क्या एक भैंस और एक गाय बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ गुण मिल सकता है, कुछ गुण मिलेगा, लेकिन वो होंगे नहीं, वो बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ भी कुछ गुण है, क्योंकि ये भी अंक है, ये भी एक अंक है, गुण तो मिल रहा है ना, लेकिन गुण के थोड़े गुण मिलने से ये थोड़ी बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ √5, यह क्या है? अभाज्य है। यह क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है। और यह क्या है आपका? परिमेय संख्या है, परिमेय है, क्योंकि अभी √5 को हमने प्रूव किया है कि √5 क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे जब प्रूव हो चुका है कि यह अपरिमेय है, तो यह अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कभी हो नहीं सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी कल्पना का यह विरोधाभास है, हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है, और 3 + √5 एक अपरिमेय है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको हल कर ले जाएंगे। मामूली सा छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक, तो आप इन्हीं प्रोसेस को इसी लैंग्वेज को यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी समझ में आएगा। और भी आपके जैसे भी और भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसी तरह से उन सबको कर ले जाएंगे। ठीक, आगे हम लोग अगला हमारा चैप्टर है 1.4। 1.4 में क्या है, तो आपको कुछ परिमेय संख्या दे दिया है और उसका दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है कि शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। इसका मतलब क्या है कि दशमलव में जब हम उसको भाग देंगे तो दशमलव के कुछ अंक बाद रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो जाएगा, तो वह शांत होगा। अगर उसी को अगर हम दशमलव भाग दे रहे हैं और भाग देते जा रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर उसका क्या हो रहा है? 0 नहीं हो रहा है, मतलब दशमलव के बाद बढ़ता जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आया? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार जब 2-4 अंकों बाद जाके समाप्त हो जाता है, यानी उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाता है, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम उस संख्या को भाग देते जाएं, दशमलव के बाद उसका एक लंबी प्रक्रिया चलती रहे, लेकिन उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आवर्ती शब्द क्या है? तो आवर्ती शब्द क्या होता है कि जब हम किसी संख्या का दशमलव प्रसार कर रहे हो और उसका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें एक ही या एक विशेष प्रकार की संख्याओं का पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे 3 आ रहा है तो 3 ही लगातार आ रहा है, 2 आ रहा है तो लगातार 2 आ रहा है, या मान लीजिए 123 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके ऐसे चलता जा रहा है। तो इस प्रकार के पैटर्न जब आने लगते हैं एक विशेष प्रकार की संख्या का, तो उसको हम आवर्ती बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। ऐसा नहीं, तो इनमें हमको बिना भाग दिए, कह रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, भाग मतलब आपको नहीं देना है, इन्हें कि रफ ले लिया बैठे और भाग करते जाना, ऐसा नहीं करना है आपको। आइए हम जानते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यह बता ले जाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखते हैं, जब हम किसी परिमेय संख्या का, जब यदि 2 के पावर यम का रूप आता है, अगर हम किसी संख्या को उसका फैक्टर करें और फैक्टर करने पर अगर हम देख रहे हैं कि उसमें 2 का पावर यम आ रहा है, मतलब 2 × 2 × 2 × आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इसी तरह से अगर हम उस संख्या का फैक्टर निकाल रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हो, तो उसमें 5, उसमें क्या है? 5 और 5 का पावर यम या यम आ रहा है,
मतलब कोई भी आपको पावर आ रहा तो वो भी क्या होगा, शांत होगा, वो भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक, यदि हम किसी संख्या के, किसी परिमेय संख्या के हर को क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड निकालें और उसका गुणनखंड या तो 2 के घात के रूप का आ रहा है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 या 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसा करके आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन क्या बताएंगे कि यह परिमेय संख्या शांत है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसी तरह से अगर 2 का पावर m और क्या हो जाए 5 के पावर m आ जाए, मतलब कि दोनों संख्याएं आ जाए, उसमें 2 का भी आ रहा है और 3 का भी है, ये जरूरी नहीं कि m ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 के पावर m है तो 5 के पावर m है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, मतलब 2 और 5 का फैक्टर उसमें है, तो वो भी आपका क्या होता है, शांत होता है, वो भी आपका क्या होता है, शांत होता है, वो भी आपका क्या होता है, शांत होता है। लेकिन अगर यहीं पर आपका कोई तीसरी संख्या भी इसमें आ जाए, कोई तीसरी भी चीज, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, अब 2 के पावर m आ ही रहा है, अब 5 के पावर m आ गया, उसमें 3 आ गया या 7 आ गया या 9 आ गया, अगर ये सब अलग अलग आते हैं तो वह आपका क्या हो जाएगा, अशांत। वह क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाता है, वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, वह संख्या आपका अशांत हो जाएगा। और आवर्ती होगा, और क्या होगा, आवर्ती होगा, और आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। लेकिन अगर यही कंडीशन उसमें 2 या 5 हुआ, मतलब 3 आए 7 आए, ठीक ना, ये सब संख्या है, तो यह क्या हो जाता है, आपका अशांत, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है, मतलब यह कभी समाप्त नहीं होगा और उसमें संख्या रिपीट भी नहीं करेगा। मतलब यह 3 और 5, अब किसी संख्या के हर का गुणनखंड करते हैं और उसमें 3 और 5 या 3 या 7 या अन्य किसी, ये 2 और 5 को छोड़ के अन्य किसी संख्या का उसमें फैक्टर आता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत या अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा। अगर 2 और 5 आ ही रहे हैं, उसमें 3 या 7 या अन्य कोई संख्या आती है, तो वह आपका क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। यह क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। इसी तरह से 2 और 5 दोनों आए तो भी वह शांत होगा, केवल 5 आए तो भी शांत है, केवल 2 आए तो भी वह क्या है, शांत है। तो इसी मेथड का प्रयोग करके हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखते हैं किसका, 13/5 का ये है, इसको आप नोट कर लेंगे बढ़िया से। अब आते हैं, ये है आपका 13/31 25। अब 31-25 का फैक्टर करेंगे, 31 और 25 का फैक्टर क्या होगा बताइए, 31 और 25, 31 और 25 का फैक्टर करते हैं 5 से करेंगे, 5 छके 30, 5 गुना 10, 5 पचे 25, अब हो जाएगा फिर 5 से, ये हो जाएगा 25, 125, और ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया, समझ में। इसका फैक्टर कर लेंगे। अब देखते हैं क्या आ रहा है, 5 5 5 5, केवल 5 5 आ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 13/1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर 5 का यह रूप का है, यानी कि 5 के पावर यह के रूप का है, तो यह क्या होगा आपका, शांत होगा, यह क्या होगा, शांत होगा, यह क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह से इसका करेंगे तो इसका फैक्टर देख लीजिए, 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी केवल 2 आ रहा है, तो यह भी क्या होगा आपका, शांत हो गया। ऐसे इसका हल करेंगे तो इसका हल करके देख लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे क्या होगा, इसका फैक्टर करके देख लीजिए 455 का, 455 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 से, क्या हो जाएगा 5 से विभाजित करेंगे तो 15 45 5 करना 5, ठीक। अब इसमें क्या आएगा 7 आ गया, 7 से करेंगे तो 13, फिर 13 से करेंगे तो इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, देखिए इसके फैक्टर में आ रहा है 5 × 7 × 30, यानी 5 गुणे 7 गुणे 13 आ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, तो 5 तो आया है, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग आ रहा है। देखिए 5 तो आना चाहिए, लेकिन अगर अलग आया तो वो क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ आएगा अशांत लेकिन आवर्ती, अशांत और आवर्ती होगा। इस तरह से इसका हल कर लेंगे, इसका कर लेंगे, आशा करते हैं आप सब कर ले जाएंगे, ठीक। तो चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं संख्याओं में जो शांत है उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करके दिखाइए। तो मान लीजिए ये शांत आया है, ये शांत आया है, तो इन सबको भाग देकर और उसका दशमलव प्रसार आप बता ले जाएंगे।
तो इसमें इसका भाग देकर दशमलव प्रसाद निकाल लेंगे। इसमें 8 से 17 में 8 से भाग देकर दशमलव प्रसाद निकाल देंगे। तो यह शांत है, यह शांत है, तो आपको सबका नहीं निकालना है, जो जो शांत मिले, जैसे यह मिला यह मिला, ठीक ना। और भी आगे अगर कोई शांत मिलता है तो उसका दशमलव प्रसाद आप भाग निकाल के और कर सकते हैं, ठीक। तो आपका यह चैप्टर लगभग समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है इसी में, तो आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है, आप पता कीजिए। और अगर परिमेय है तो उसको भिन्न के रूप में लिखिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें पहचान करना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अगर परिमेय है तो उसको p/q के रूप में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम जानते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, हम जानते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसाद एक निश्चित अंक तक जाकर और समाप्त हो जाता है, मतलब उसका दशमलव प्रसाद मतलब कि अंत हो जाता है, दशमलव प्रसाद का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, तो उस संख्या का परिमेय संख्या होता है। वह संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 तक गया है, उसके बाद समाप्त हो गया। ये नहीं कि लगातार चल रहा है, नहीं, ये 9 तक गया है, 9 के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यह आपका क्या है, परिमेय है। पहला क्या होगा, पहला संख्या परिमेय है, परिमेय है। क्यों है? तो क्योंकि वही रीजन लिख देंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसाद जब किसी निश्चित संख्या के बाद समाप्त हो जाता है तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो जब यह परिमेय है तो इसको दशमलव में क्या बट्टा भिन्न में कैसे लिखेंगे, या p/q के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 3 1 2 3 4 5 6 7 8 अपान डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के लिए 1, मतलब दशमलव यहाँ उसके बदले में 1 और उसके बाद जितनी संख्या है उतना 0। तो 9 संख्या है, 9 0 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 3 3 6 7 8 9, ये हो गया आपका इसका दशमलव p/q का रूप हो गया। इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसमें इसका दशमलव प्रसाद, पहला चीज तो इसका दशमलव प्रसाद अनंत चल रहा है। खैर ठीक है, अगर अनंत चल रहा है कोई बात नहीं है। अगर यह अनंत चलने के बाद इसकी संख्याएं रिपीट हो रही है, इसका एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो, तभी वो परिमेय होगा। तो यह देखते हैं इसका कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे 1 2 0, फिर यहाँ पे 1 2 डबल 0 हो गया, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ट्रिपल 0, कोई पैटर्न नहीं हो रहा है। या तो 1 2 0, तो यहाँ भी 1 2 0 होता, फिर 1 2 0 होता, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 0 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 1 2 डबल 0, यहाँ पे ट्रिपल 0, यहाँ पे 4 0 हो जाता है। कि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो यहाँ नहीं कर रहा है और यह अनंत तक चल रहा है, इसलिए वो क्या है, अपरिमेय। दूसरा क्या है, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आज का चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं इसे बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और ऐसे आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे की जानकारी हम ऐसे देते रहेंगे। धन्यवाद।